Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Students, last lecture में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन के हवाले से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया था और वो लार्ज सैंपल से रिलेटेड थे। आज हम स्मॉल सैंपल के हवाले से अंडरस्टैंडिंग्स को बिल्डअप करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम एक सूटेबल फार्मूला स्मॉल सैंपल्स के लिए सेलेक्ट करते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले बिल्डअप करेंगे। अ फीडिंग टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ हर्ड ऑफ 25 मिल्किंग काउस टू कंपेयर टू डाइट्स। एक जो है वो 25 मिल्किंग काउस का हर्ड सेलेक्ट किया गया, रेवर्ड जिसको हम कहते हैं, और वो कंपेयर करने के लिए दो डाइट्स को, ठीक है। और उसी 25 के हर्ड में से 13 का सैंपल एक अलग से सेलेक्ट किया गया है, 13 काउस का। दिस इज फॉर 13 काउस। और फिर उसके बाद उस पर डाइट 1 अप्लाई की गई है। और दूसरा सैंपल 12 काउस का सेलेक्ट किया गया है और उसको डाइट 2 जो है वो फेड की गई है, यानी उसको सेकंड डाइट दी गई है। ऑब्वियसली ये मिल्किंग काउस हैं, तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है। प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। अक्सर स्टूडेंट्स ये शुरू में परेशान होते हैं कि भी हम लोग जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो किस तरह हमारी रियल लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो रही। तो देखिए 25 काउस को सेलेक्ट किया गया है और दो डाइट्स रखी गई हैं। मिल्किंग काउस हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्शन के हवाले से ये जजमेंट की जानी है कि हम अगर एक सैंपल के ऊपर डाइट 1 अप्लाई करते हैं, दूसरे सैंपल के ऊपर डाइट 2 अप्लाई करते हैं, तो किस पर्टिकुलर सैंपल की जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होगी, ठीक है। सो अब जब दोनों डाइट्स जो हैं वो अप्लाई की गई हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्शंस आई हैं इन केस ऑफ, यानी आप यूं कह लीजिए कि जब दोनों सिचुएशंस को क्लियर कर लिया गया है, ये 2 वीक्स के लिए या 3 वीक्स के लिए डाइट को दिया गया है, और उसके बाद जब उनकी प्रोडक्शन को देखा गया है तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो डाइट 1 के हवाले से जो पहला सैंपल था ऑब्वियसली वो 44, 44, 56 एंड सो ऑन, ये आपके पास 13 वैल्यूज जो हैं वो मिली हैं। इसी तरह डाइट 2 पर प्रोडक्शन वैल्यूज आई हैं, वो 35, 47, 55, 29 एंड सो ऑन 39 तक हमारे पास ये दो सैंपल्स जो हैं वो जनरेट हो गए। अब पूछा क्या जा रहा है, डू डेटा स्ट्रांगली इंडिकेट दैट द मिल्क यील्ड इज लेस विद डाइट 2 देन द डाइट 1। यानी डाइट 2 की जो प्रोडक्शन है, अगर आप सैंपल की इंफॉर्मेशन को जनरलाइज्ड वे में देखें, आप जरा अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करें अपनी, कि आपको वैल्यू से भी अंदाजा हो रहा है, ठीक है, कि ये 44 है, ये 35 है, ये 44 है, ये 47 थोड़ी सी बढ़ गई है, ये 56 है, ये 55 ये कम हो गई, ठीक है, ये 46 है, ये 29 है, ये भी कम हो गई। इसी तरह 47, 40, 38, 39 थोड़ी सी स्लाइट सी बड़ी है, लेकिन ये 58 है और ये देखिए ये 32 है, ठीक है। इसी तरह 53 है, 41 है। यानी आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से क्या ये इंडिकेट हो रहा है या क्या आप ये जज कर सकते हैं कि जो सेकंड डाइट थी उसकी प्रोडक्शन कम है एज कंपेयर्ड डाइट 1। यानी जो 13 काउस को हमने डाइट 1 दी उनकी प्रोडक्शन ज्यादा है और जो सेकंड सैंपल को दी गई उनकी प्रोडक्शन कम है। इस क्वेश्चन के मुताबिक ये पूछा जा रहा है और अल्फा की वैल्यू बता दी गई है, दैट इज 0.05। ठीक हो गया। अब ये देखिए बिल्कुल क्लियर है कि दो सैंपल्स हैं, ठीक है, और आपके पास 13 वैल्यू एक सैंपल की है, 12 वैल्यू दूसरे सैंपल की है। इसका मतलब है बोथ आर लेस देन 30। और यहाँ चूंकि पॉपुलेशन के हवाले से भी कोई भी आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई उसके स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के हवाले से। सो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनलाइज आप ये करेंगे, मेंटली तौर पर आप इस चीज को क्लियर करेंगे माइंड के अंदर कि दिस इज द क्वेश्चन फॉर टी टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम H0 और H1 को जनरेट करते हैं। ऑलरेडी आप ये स्टेप्स जानते हैं। H0 और H1 की वैल्यू को लिखा जाता है, चूंकि हमें ये क्लियरली बता दिया गया है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि डाइट 2 यानी जो सेकंड सैंपल का है मीन वो लेसर है
डाइट 1 से। सो इसलिए हम फिर इसको μ2 इज लेस देन μ1 लिखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा साइन के हवाले से भी केयरफुल आपने रहना है। इट इज μ2 लेस देन μ1, और जब आप इसको वन साइडेड लिखेंगे तो μ2 माइनस μ1 इज लेस देन 0। ठीक है, इसके अगेंस्ट जब आप देखते हैं H0 को बिल्टअप करेंगे तो वो क्या बनेगा, μ2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू μ1, और यहां से हमारे पास μ2 माइनस μ1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जनरेट हो जाएगी। सो उसके बाद अल्फा है, अल्फा आपको मेंशन है, दिस इज 0.05। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को वाइंड अप करते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। हमारे पास चूंकि टेस्ट स्टेटिस्टिक टी है, ये डिसाइड हो चुका हुआ है क्योंकि दोनों सैंपल्स लेस देन 30 है। सो x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय SP। ऑलरेडी ये फॉर्मूलाज डिस्कस हो चुके हुए हैं कि हम SP क्यों यूज कर रहे हैं, N2। ठीक है, दिस इज टेस्ट स्टेटिस्टिक T। ठीक है, अब इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो भी यहां पर मेंशन किया गया है। दिस इज सिग्मा x माइनस x1 बार स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। सो हमें इसके अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। x1 यानी सैंपल 1 की वैल्यूज ये सारी लिखी जा चुकी हैं, x2 सैंपल 2 की वैल्यूज ये सारी लिखी हुई हैं। हमने इसके मुताबिक अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है और बार्स को यानी x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू को हम पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी कैलकुलेशंस को आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए आप लोग भी कैलकुलेटर निकालें, और इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा स्टेप्स के साथ सॉल्व इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि किस तरह आपने अपने छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चंस की डीप कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग्स बिल्टअप करनी है। सो इसी अंदाज में इसका स्ट्रक्चर रखा जाएगा। आप फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद x1 और x2, ये कॉलम वाइज भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेंथ ज्यादा थी इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल इसको लिख लिया। आप अगर अपने पेपर पर इसको वर्टिकली लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपना फार्मूला उस हिसाब से जनरेट कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले इसका बार कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट सैंपल का, तो उसके लिए हमें सम करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से एक एक वैल्यू आपने पुटअप करनी है। 44 प्लस 44 प्लस 56 प्लस 46 प्लस 47 प्लस 38 प्लस 58 प्लस 53 प्लस 49 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 30 प्लस 41। सो इट इज, अगर यहां पे हम देखें तो जो सम जनरेट हो रहा है सिग्मा x1 दैट इज 587, और यहां से हमें x1 बार की वैल्यू मिलेगी, जरा गौर से देखिए, डिवाइडेड बाय 13 करेंगे क्योंकि 13 वैल्यूज है। इट इज 45.1538। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड सैंपल के हवाले से हम देख लेते हैं। दैट इज 35 प्लस 47 प्लस 55 प्लस 29 प्लस 40 प्लस 39 प्लस 32 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 57 प्लस 51 एंड प्लस 39, और इसका यहाँ से जो हमें सिग्मा x2 मिला है, देखिए एक एक पॉइंट को आप मेंशन करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती जाएंगी। यहाँ से हम x2 बार की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय
12। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने वाला है कि आपको ये याद रखना है कि ये 13 वैल्यूज थी, इसलिए इस सिग्मा एक्स को हम जो है वो 13 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। और ये वैल्यूज जो हैं वो 12 थी, हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जनरेट होगा। सो हमने x1 बार माइनस x2 बार कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ मूव करना है। ये फैक्टर्स जो इनको मैं मार्कर से टिक कर रहा हूँ, ये हमें रिक्वायर्ड है। इनके फॉर्मूलाज को अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये मेंशन्ड है, हमें सिग्मा x1 स्क्वायर की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है। सो यहाँ से हम देख लेते हैं 44 स्क्वायर, ठीक है, जरा गौर से, क्योंकि हमें सिग्मा x1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो इंडिविजुअल जितनी भी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं 44, 44, 44, इन सब वैल्यूज का स्क्वायर करना है और फिर सम करना है। तो ये कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी हो सकता है। 44 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर प्लस 46 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर, then 58 square plus 53 square. So उसके बाद 49 square plus 35 square plus 46 square plus 30 square plus 41 square. So इसका सम देखेंगे, सो दैट इज 27273 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू फर्स्ट सैंपल के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड सैंपल के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 35 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर प्लस 55 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 39 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर प्लस 57 स्क्वायर प्लस 51 स्क्वायर प्लस 39 स्क्वायर। सो इस तरह ये 12 वैल्यूज का हमने सम ऑफ स्क्वायर्स भी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ हम लिख देते हैं सिग्मा x2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 261। अब हमने इन सम्स को जो है वो यूज करना है और अपने इस फॉर्मूले की कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना है। दिस इज सिग्मा x1 स्क्वायर यानी 27273 माइनस सिग्मा x1, दिस वन 587 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू आपके पास 13 थी। सो अब आप देखिए इसका आंसर क्या आएगा। 587 का स्क्वायर करेंगे, 13 पर डिवाइड कर देंगे और फिर 27273 में से इस आंसर को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर जनरेट होगा दैट इज 767.6923। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड जो फैक्टर है उसकी कैलकुलेशन होगी। सिग्मा x2 स्क्वायर ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसकी वैल्यू को लिखेंगे 22261 माइनस सिग्मा x2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है दिस वन 507 का स्क्वायर करेंगे और उसको 12 पर डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। 507 का स्क्वायर करेंगे, इसको 12 पर डिवाइड करेंगे। ये जो वर्डिंग मैं बोल रहा हूँ इसको भी अंडरस्टैंडिंग इसकी बिल्टअप करें साथ साथ कि किस तरह फैक्टर्स को सॉल्व करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर 22261 में से इस आंसर को माइनस कर देंगे तो आपके पास फाइनली 840.25 आंसर आ जाएगा इस सेकंड फैक्टर का। फर्स्ट फैक्टर का आंसर आपके पास ये लिखा हुआ है और सेकंड फैक्टर का आंसर ये लिखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू द पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट अप करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। ये वैल्यू आपके पास
आपने कैलकुलेट की हुई है 767 और ये वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की हुई है, दिस इज 840.25। दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज को पुटअप करेंगे। सो इट इज 767.6923 प्लस, तो देखिए नेक्स्ट 840.25 डिवाइडेड बाय n1 आपके पास कितना था 13, n2 आपके पास 12 था, -2 करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। सो देखिए 767.6923 प्लस 840.25 और इसको डिवाइड आपने कर देना है 13 + 12 is 25 -2 is 23 और फिर फाइनली आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.3613। सो आपकी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब आप चाहें तो इसको नेक्स्ट इसके बाद पुटअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके आगे यहाँ पर अपने आंसर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसको वेरीफाई किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। x1 बार की वैल्यू है 45.1538 माइनस x2 बार की वैल्यू है हमारे पास 42.25 और फिर उसके बाद माइनस डेल्टा नॉट इज 0 और इसको SP स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पूल्ड 8.3613 और इसका स्क्वायर रूट है जी 1/n1। n1 क्या है जी 13 और n2 की वैल्यू है 12। सो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। 45.1538 minus 42.25, so it is 2.9038 divided by 1/13 plus 1/12 और फिर इसका हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है और मल्टीप्लाई कर देंगे 8.3613 के साथ। सो इट इज 3.3472 और जब इस फैक्टर को हम देखेंगे डिवाइड करेंगे 2.9038 से, तो फिर फाइनली आपके पास जो आंसर जनरेट हो रहा है दैट इज 0.8675। ठीक है जी। सो इसकी कैलकुलेशंस को यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं और आगे नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते हैं। जी कैलकुलेशंस हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है। हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आगे क्रिटिकल रीजन की तरफ बढ़ेंगे और वो है हमारा रिजेक्ट एस्ट्रोनॉट इफ टी इज लेस देन टी वी अल्फा। ऑलरेडी ये बात क्लियर है आपके माइंड के अंदर कि ये जो साइन है दोनों टेबुलर वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के दरमियान इट वुड बी डिसाइडेड बाय H1। सो H1 का जो भी साइन है वही हम यहाँ पर क्रिटिकल रीजन का साइन रखते हैं। V की कैलकुलेशन कर लेते हैं, दैट इज N1 प्लस N2 माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिसको हमने कहा था। सो N1 क्या है 13, N2 की वैल्यू 12 माइनस 2 देखें तो ये 23 बनती है। अल्फा आपके पास मौजूद है दैट इज 0.05। सो टी वी अल्फा इज इक्वल्स टू टी 23 इंटू 0.05, यानी हम टी के टेबल में जो कि टेबल नंबर 12 है आपकी बुक के अंदर, आप जब उस बुक को फॉलो करेंगे तो फर्स्ट कॉलम वी का है जिसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहा गया है और 23 के कॉलम में हम आगे की तरफ मूव करेंगे 0.05। तो उस टेबल के अंदर जो कैलकुलेशंस आपको नजर आएंगी -1.714। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस वैल्यू विद दिस वैल्यू। सो दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे और आप देखिए कि हम
रिजेक्शन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो हमें रिजेक्ट कब करना है, जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस टेबुलर वैल्यू से छोटी हो। तो चूंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू से स्मॉलर नहीं हो सकती, सो कंक्लूजन में फिर हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे एस 0.8675 इज ग्रेटर देन -1.714। ये वैल्यू आपकी ग्रेटर हो गई है। सो इसका मतलब ये है कि इस रूल के मुताबिक जिस पर आपने H0 को रिजेक्ट करना था, अब हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेंस की तरफ चला गया। सो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड दैट, क्या चीज कंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो भी H0 की स्टेटमेंट है वही हम स्टेटमेंट यहां पुट अप कर देंगे, एंड दैट इज μ2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू μ1। क्योंकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस था वो ग्रेटर में था और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेसर में था। हमने टेस्ट यही करना था कि जो सेकंड डाइट हमने काउस को दी थी उसके मुताबिक जो है वो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हुई है, लेकिन जो हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर है वो ये बता रहा है कि डाइट 2 के हवाले से हमारी प्रोडक्शन कम नहीं हुई, हमारी प्रोडक्शन या इक्वलिटी में है या उससे ग्रेटर में है। सो बी केयरफुल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो भी आपका एक्सेप्टेंस हाइपोथेसिस है, चाहे वो अल्टरनेट हो चाहे वो नल हो, आपको उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंशन करना है। होप आज का लेक्चर आपको यहाँ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और भी आपकी बुक में मौजूद हैं, उनको भी सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, ताकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।